शुरू के दो पार्ट्स की बात अपन ने की कर ली थी। तीसरे पार्ट की अपन बात करेंगे, तृतीय पाद रसायन अध्याय। ठीक है, कर परिचिति अध्याय कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आंवले को जो है कर से तोड़ना, हाथ से तोड़ना है, इसलिए इसका नाम जो है वो कर परिचिति अध्याय जो है रख दिया है। इसके पीछे कोई विशेष बात नहीं है। पूछा गया जाता है, पहला अपना है आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। आम्लक अयस ब्रह्म रसायन में तो कंफ्यूज नहीं होना, दो ब्रह्म रसायन जो प्रथम और द्वितीय जो थे वो अपन ने पहले पार्ट में पढ़ते हैं। इसका नाम भी ब्रह्म रसायन ही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहले पार्ट में नहीं है, ये तीसरे पार्ट में आता है। इसके कंटेंट कितने हैं, तो 64 कंटेंट है भाई इसके अंदर। ठीक है, 64 कंटेंट है। कौन कौन सी चीजें कह रहा है कि भाई ये जो है ना हाथ से संग्रह किया हुआ आंवला होता है, इसलिए इसका नाम कर परिचिति हो गया। सबसे पहले कर परिचिता नाम से ही शुरू होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले जो है आम्लक अयस ब्रह्म रसायन में आंवले का संग्रहण जो है वो कौन से महीने में करते हैं, तो अपन कहेंगे मास और फाल्गुन में करते हैं। तो माघ फाल्गुन, इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, अब ऐसी बातें अपन ने पहले भी पढ़ी हैं और ये बात मास और फाल्गुन की बात भी बाद में आ गई है दोबारा, तो इसलिए इसको पुनः यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि दोबारा बात आई है। इससे पहले अपन ने नागभला रसायन के केस में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे माघ फाल्गुन आ गया। ऑप्शन में आपके तप तपस्या भी, तपसी तपस्या भी आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आता है कि भाई इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपने आम्ल का इस ब्रह्म रसायन में आंवले का चूर्ण लिया आपने, है ना। और इसमें क्या किया, सबसे पहले तो क्या किया भाई, इनका आंवले का चूर्ण लिया और इसमें क्या किया, आंवले के ही सवरस से 21 बार भावना देनी है। तो दूसरी चीज क्या हो गई, आंवले के सवरस से 21 बार भावना देनी है। तो देखो 21 बार नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा है त्रिसप्त कृत्वा सवरस परिपिता नाम। तो सवरस से जो है त्रिसप्त, त्रिसप्त मतलब 3 into 7 मतलब 21 बार, 21 बार जो आपको भावना देनी है आंवले के सवरस से। ठीक है, तो ये एक बात हो गई जो अपने को याद करना है। अगला आता है कि भाई इसके अंदर और क्या किया गया, कि भाई इस प्रकार बनाए आंवले के चूर्ण को एक आढ़क लेकर ये सारा कर दिया। इसके अंदर जो षड विरेचन सत आश्रितीय अध्याय में जीवनीय गण, बृंहणीय गण, स्तन्य जनन गण, शुक्रवर्धन गण और वय स्थापन गण की औषधियों को भी लिया गया है। पूछ लेंगे, बताइए स्तन्य जनन गण की औषधियां जो है वो कौन से रसायन में प्रयुक्त हुई हैं। पहला ब्रह्म रसायन च्यवनप्राश लिख देंगे, इंद्र रसायन लिख देंगे और आम्ल गायस ब्रह्म रसायन लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में देना है। स्तन्य जनन गण जो है वो इसमें लिया गया, किसमें, आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। हो सकता है इसमें काश्यप की भी कुछ बातें लिख दे ताकि अपन उधर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये औषधियां भी जो है ना इस रसायन में प्रयुक्त हुई हैं, बाकी कहीं भी जो है ये चीजें नहीं मिली है। या फिर शुक्रवर्धन गण में जो दूसरे में से दे देंगे भाई कौन से इसमें जो है वो शुक्रवर्धन गण की औषधियां, और वाजिकड़ वाले चैप्टर के कुछ बृंगणी गुटिका, ऐसे कुछ आपको नाम वहां देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और आती है कि भाई और क्या करना है, 10 गुने जल, अर्थात देखिए इसमें क्या कह रहा है भाई, ये जो जो भी इतने आइटम हो गए, कितने कंटेंट अपन ने कहा भाई 64 कंटेंट है, और उन सब का जो अपन ने क्या किया भाई, उनका अपन ने चूर्ण बना लिया। ठीक है, वो चूर्ण कितने मात्रा में लिया, एक आढ़क चूर्ण लिया। अब उस चूर्ण को जो है आप 10 गुने जल में, मतलब 10 आढ़क जल में इसका क्वाथ करना है। तो कहे भाई इसमें कितना जल लिया जाएगा क्वाथ करने के लिए, तो 10 आढ़क लिया जाएगा। ठीक है, 10 गुना और 10 आढ़क याद रख लेना ताकि ये पता रहे कि ये एक आढ़क है। अगली बात अपन कहेंगे, देखो आगे आ जाओ। ये सारी बात हो गई भाई, जब एक आढ़क शेष रह जाए मतलब 1/10 रहे ना, तब तक इसका क्वाथ करना है, पकाते जाना है, इतना जल बचे तब तक। ठीक है, तो ये हो गई भाई, तब तक छान कर ये सारा काम कर लेना। इसके बाद में कह रहा है फिर उसको उतार लेना है और जला नहीं हो, ध्यान देना है, उत्तम रूप से तैयार हो, लोहे के पात्र में फैलाकर उसको रख देना है। अच्छी प्रकार से सूख जाए तब उस चूर्ण को काले मृग के चर्म पर रखी हुई सील पर महीन चूर्ण करके लोहे के पात्र में रखें। लास्ट में बात आती है, इसका नाम क्या था, आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। देखो मैंने दो चीजें पहले भी बताई थी, एक पहला प्रथम ब्रह्म रसायन अपना हो गया था, द्वितीय ब्रह्म रसायन जब पढ़ रहे थे मैंने कहा था भाई इसके अंदर मेटल्स का यूज होता है, और मेटल्स भी आप याद करोगे, सूर्य का ताप लो, इस प्रकार से अपन ने एक ट्रिक बनाई थी जिसके अंदर कौन कौन से मेटल्स हैं उनका प्रयोग हुआ है। उनकी टोटल मात्रा थी 1/8, है ना। उनका टोटल कंटेंट कितना, 1/8 लेना था। ये भी देखिए यहाँ पे ही पढ़ोगे तो इसमें भी 8वां भाग लोह भस्म लेनी है। इसके अंदर क्या है, आम्लक अयस लिखा हुआ है, अयस लोह के लिए लिखा हुआ है, तो इसमें जो है ना वो 8वां भाग लोह भस्म अपने को लेना है और मधु और घृत मिलाकर इसका सेवन करना है। क्योंकि इसमें लोह भस्म लिया गया इसीलिए इसका नाम हो गया आम्लक अयस ब्रह्म रसायन, और इसका वर्णन जो है वो तीसरे पाद में हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये लिखा हुआ है,
है ना, ये अष्टभाग हो गया संप्रयुक्तम। अब देखो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आम्ल का आयस रसायन कौन से पाद में दिया गया है, तीसरे पाद में इंपॉर्टेंट है। संग्रहण मास फाल्गुन हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत वाला नाम भी लिख लेना। भावना आंवले के सौरस की देनी कितनी बार देनी, 21 बार देनी है। कौन से गण की औषधियों का प्रयोग है, ये अपन यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन से गण है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अपन ने कहा जीवनीय गण, ब्रह्मण्य गण, स्तन्य गण, शुक्रवर्धन गण और वहिस्थापन गण, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दूसरी बात करते हैं भाई इसकी महत्ता क्या है या फिर इसकी जो फलश्रुति अपन कह सकते हैं। तो कह रहे भाई आम्लक अयस ब्रह्म रसायन है ना, इसको देखो किसने सेवन किया है, ठीक है। वशिष्ठ है, काश्यप है, अंगिरा है, जमदग्नि, भरद्वाज, भृगु। ऐसा कभी क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन फिर भी आचार्य का नाम दे दे कि बताइए ये जो है ना वशिष्ठ ने, कश्यप ने, अंगिरा ने कौन से रसायन का सेवन किया था, है ना। और उसने जो है वो अपने आप की वृद्धावस्था को भय से मुक्त हुए थे, ऐसा कुछ लिख देंगे। तो ये वाला आम्ल गैस बराबर यहीं पे आ जाएगा। बाल खिल्ले आदि जो ऋषि थे उन्होंने किसका सेवन किया था, तो प्रथम ब्रह्म रसायन आप याद रखना, है ना। बस हल्की सी चीजें जो अपन थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, कह रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जरा व्याधि पर शमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। जरा व्याधि पर शमनम बुद्धि इंद्रिय बलवर्धन। ये जो आम्ल का एस ब्रह्म रसायन है, ये जरा व्याधि को शांत करने वाला, बुद्धि और इंद्रियों को बल देने वाला होता है। इस रसायन को ब्रह्मा जी ने बताया है, ठीक है। किसने बताया, ब्रह्मा जी ने। खत्म बात, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन करते हैं, अगला आता है केवल आम्लक रसायन की बात आती है। किसकी बात कर रहे हैं, केवल आम्लक रसायन। कह रहा संवत्सरम पयोवृत्ति गवार गवाम मध्य वसेत सदा। ये लाइन दे देंगे और बोल देंगे कौन से रसायन के लिए कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लोगे। संवत्सरम पयोवृत्ति गवाम मध्य और वसेत सदा। क्या करना है, संवत्सर मतलब एक साल बोलते हैं। अपने इंद्रियों को क्या करना है, वश में करना है। क्या कह रहा है, अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला ब्रह्मचारी व्यक्ति मन से गायत्री का जप करते हुए, केवल दूध का आहार करते हुए 1 वर्ष तक गौ के बीच में सर्वदा निवास करता है। ये लाइन बस आपको याद रखनी है। तात्पर्य इसका अपन ने पढ़ लिया। सावित्री मनसा ध्यान ब्रह्मचारी ये इंद्रिय नहीं, ये पहली लाइन आप ध्यान में रखोगे। कह रहा संवत्सर अंते पोसी व माघी व फाल्गुनी तिथि। कह रहा जब संवत्सर अंत हो जाए, मतलब एक साल जब आपको हो जाए, तो पोसी व माघी व फाल्गुनी तिथि, कौन सी तिथि, पोष या फिर माघ या फिर फाल्गुन, उसकी एक तिथि। देखिए क्या कह रहा है, 1 वर्ष के बीत जाने पर 3 दिन तक उपवास करना है। व्रत करके शरीर को शुद्ध करने वाली पोष, माघ या फाल्गुन की पूर्णिमा को आंवले के वन में प्रवेश करना है। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई आपको आंवला कब कब आपको आंवला तोड़ने जाना है, तो कह रहा है संवत्सर अंत, जब आपके 1 साल खत्म हो जाए, पोष में, माघ में या फाल्गुन की तिथि लेनी है। तरहो उपवासी, तो क्या कह रहा है भाई 3 दिन तक उपवास करना है। और शुक्ल से मतलब है शुक्ल पक्ष कह सकते हैं या फिर पूर्णिमा बता दिया, परवि से प्रवेश करना है आमलकी वनम, आमलकी के वन में आपको प्रवेश करना। तो कब प्रवेश करना है भाई, पोषी व माघी व फाल्गुनी तिथि पहली, संवत्सरम पयोवृत्ति गवाम मध्य वचेत सदा, ठीक है। इसके बाद में कुछ इसमें बातें हो गई, ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप, है ना। हिंदी की बातें अपन थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में आप और वीडियोज है उनमें देख सकते हो, लेकिन अभी अपन थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो पूरा हो गया भाई, एक आंवले को पकड़ना है, फिर आपको लगातार ओंकार का जाप करना है, तब तक करना है कि उस आंवले में अमृत चला जाए, उसके बाद उसका सेवन करना है। दैट्स इट। अमृत के आ जाने पर, अमृत के संयोग से वह आंवला चीनी या मधु के समान मधुर, चिकना, कोमल हो जाता है। इस प्रकार के जितने आंवले को नियम पूर्वक ब्रह्मचारी व्यक्ति सेवन करेगा, उतने ही 1000 वर्ष, मतलब एक को सेवन किया 1000 वर्ष, दो को सेवन किया 2000 वर्ष, है ना, उतनी वर्ष जो है वो अपनी आयु बढ़ा लेता है। लास्ट वाली एक लाइन है आती है कि स्वयं च अस्य उपतिष्ठन्ति श्री वेदा वाक च रूपिणी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जा सकती है किसके संदर्भ में है। तो ये 3 जो लाइनें है ना, ये केवल आम्लक रसायन के संदर्भ में है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। भले केवल आम्लक रसायन लिख के उसके आगे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, ये लाइन 3 आनी चाहिए। भले अपन यूजी का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी लिख सकते हैं, और पीजी होगा तो अपन कर ही देंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसा क्या होता है, एक बार अपन पढ़े तो पहली बार में अपन ने इतना याद किया, दूसरी बार में ये त्रय उपवासी, कितने दिन का उपवास करना है, 3 दिन उपवास करना है। हो सकता है इसका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट केवल आम्लक रसायन के लिए गलत है या फिर सही है। उसमें आ जाएगा 3 दिन का उपवास करना है। अब आप आ जाओ सर आपने तो ये 3 लाइनें बताई थी, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। जो पहला जो क्वेश्चन बनने की जो शंका रहती है वो यहीं से रहती है। हो सकता है ये भी दे दे कि भाई वो 3 दिन उपवास करेगा, तो ये भी थोड़ा सा अपने को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी भी अपने को पढ़ लेनी चाहिए। लास्ट में थोड़ा सा आता है भाई, जो इसका सेवन करता है ना, उस व्यक्ति के पास श्री लक्ष्मी वेद और वाक रूपिणी स्वयं चली आती है। वो जो लास्ट वाली लाइन अपन ने पढ़ी। इसके बाद में अगला आता है लोहादि रसायन की बात करते हैं। लोहादि रसायन जिसके अंदर लोहे की बात होगी, तो कौन सा लोहा है, देखो वो देख लो, फौलाद या फिर इसी को कांत लोह बोलते हैं।
कौन सा होता है? कांत लोह होता है। देखो अभी अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि भाई इसके अंदर क्या करना होता है, एक लोहा लेना होता है, उसको अपन ने रेड हॉट करना है, बहुत गर्म कर लेना है, फिर उसको अपन ने को बार बार जो है ना, ये कार्यक्रम, ये चीजें बताई गई हैं, उनमें उसको बार बार डुबो के उसको बुझाना होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उत्तम फौलाद लोह आपको लेना है, कांत लोह लेना है, तिल के समान मोटा और 4 अंगुल लंबे पत्रों को आग में गर्म करना है। देखो अब ये जो लोहा लेना है ना, उसकी बात बताई गई है। कह रहा चतुर अंगुल दीर्घाणी, 4 अंगुल तो क्या रहेगा? दीर्घ रहेगा, मतलब कह सकते हैं लंबा रहेगा, है ना। और तिल उच्छेद धतुनी, है ना। तिल के जितना मोटा रहेगा ना, तिल जितना मोटा पत्र रहेगा, 4 अंगुल लंबा रहेगा। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हो, एक है ना बिस्किट के आकार का लगभग, वो आपको क्या लेना, पत्र लेना लोहे का। अब वो उसको क्या करना, उसको रेड हॉट करना, उसको क्या करना, अत्यंत लाल करना है। तो ये ध्यान रखना है, रेड हॉट आयरन की बात किसमें होती है? अभी तक अपन पीछे लोह चूर्ण लेते आ रहे थे, लेकिन पूछे भाई एकदम लाल करना है एकदम लोहे को, ये किसमें बात हो रखी है? तो ये बात जो है लोहादी रसायन में है। तो लोहादी रसायन क्या करता है भाई? आरबीसी में होता है। आरबीसी में होता है ना, एफई होता है, 4 एफई होते हैं आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी कैसा होता है भाई? रेड कलर का होता है। ध्यान रखना, रेड हॉट किसमें कर लेते हैं? वो अपन लोहादी रसायन में उसको गर्म करते हैं। और गर्म करके अब उसको क्या करते हैं भाई? बार बार इन चीजों में बुझाते हैं। किस किस में? देखो, तिरफलाया रसे, मूत्रे गवाम, छारे चलावणे, क्रमेण, क्रमेण मतलब कंटिन्यू, क्रमशः है, रेस्पेक्टिवली, इंगुदी छारे, किंसुक छारे एवच है। अब देखो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, कह रहा है कि त्रिफला रसे, मतलब त्रिफला के क्वाथ में सबसे पहले, फिर गौ के मूत्र में, तो मूत्रे गवाम, दूसरा है मालकांगनी के छार जल में, तो छारे लिख दिया, मालकांगनी के छार जल में। इसके बाद में आता है इंगुदी के छार जल में। ठीक है, तो ये हो गया लावणे, लावणे मालकांगनी को बोलते हैं, छारे चाहे लावणे। इसके अंदर इंगुदी छारे, क्या कह रहा है? चाहे इंगुदी छारे, चाहे मतलब भी, कह रहा है भाई मालकांगनी के छार में बुझाना है, इसके बाद में इंगुदी के छार में भी बुझाना है, और किंसुक छार एवं चाहे मतलब किंसुक के छार में भी बुझाना है। तो मालकांगनी आ गया, लावण भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंगुदी के छार जल में और पलाश छार के जल में, छारोदक मतलब छार जल, इनमें क्या करना, उसको क्रम से उसको बुझाते जाना है। और जब उसको बुझाते जाओगे तो बुझाते बुझाते वो अंजन के समान काला हो जाएगा, और उसका महीन चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को मधु और आंवले के रस में मिश्रित करके घृत भावित दृढ़ मिट्टी के घड़े में लेह को रखकर मुख बंद करके 1 वर्ष तक जौ की राशि में गाड़ देना है। अभी देखो एक बार अपन इस पे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि सीक्वेंस अपने को कैसे याद करना है। अपने को ध्यान में रखना है, 3 गाय माई ने पाली, 3 से याद करना है त्रिफला, गाय से याद करना है, त्रिफला का क्या? क्वाथ। गाय से याद करना है, गाय, गाय मतलब गौमूत्र, क्या याद करोगे? गौमूत्र। तीसरा माई से याद करना मालकांगनी, मालकांगनी लावणे, मालकांगनी। ठीक है, ई से याद करना इंगुदी छार जल, ये सारे के सारे छार जल है, मतलब मालकांगनी का छार जल है, इंगुदी का छार जल है, और ने पाली, पाली से पलास। ठीक है, क्या याद करोगे? पलास, पलास का छारोदक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इंगुदी और पलास, तो पाली से पलास हो जाएगा। तो क्या कह रहा है भाई? 3 त्रिफलाक्वाथ, गाय गौमूत्र, माँ से मालकांगनी, ई से इंगुदी और पाली से पलास, इनको जो है वो कंटिन्यूअसली इनमें क्या करना है, उसको बुझाते जाना है। लेना कितना है? ये लाइन हो गई भाई, चतुरंगुली दीर्घाणी तिल उच्छेद धतुनी, ये भी अपने को याद करना है। ठीक है, अब क्या करना है, उसको ले लिया पूरा, बुझाया आपने, वो अंजन के समान काला हो गया, उस आइटम को आपने लिया, 1 वर्ष तक उसको जौ की राशि में आपको रख देना है। ठीक है, अभी याद करना भल्ला तक को अपन ने किसकी राशि में रखा था, ये आप ध्यान में रखोगे अपने, है ना। चलो, इसको अपन ने क्या किया? जौ की राशि में रखा, 1 वर्ष तक रखा, पर बीच बीच में एक एक मास पर घड़े को हिलाकर लोह मधु आंवले के रसों से उसको आलोडित कर दिया करें। ठीक है, उसको थोड़ा चेक करते रहना, उसमें ये थोड़े बहुत एडिट्स उसमें करने। अब देखो यहां पे ये जो कार्यक्रम किया है, इसको बोलते हैं अयस्कृति। इसको क्या बोलते हैं? अयस्कृति। अब जैसे ही लोह आदि रसायन बनाया, इसको तुरंत अपन ने नहीं खाया, उसका सेवन अपन ने तुरंत नहीं किया, उसको क्या किया? बना के 1 साल तक उसको रखा है। चरक ने कहा कि भाई अयस्कृति का सेवन जो है वो 1 साल के बाद करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। चरक कहते हैं कि जो अयस्कृति जो होती है उसको बनाने के 1 साल के बाद उसका सेवन करना है, लेकिन आचार्य सुश्रुत कहते हैं, लिख लीजिएगा, आचार्य सुश्रुत जो है वो अयस्कृति का सद्य सेवन बताते हैं। अयस्कृति का मतलब बन गई ना, तो तुरंत आप उसको सेवन कर सकते हो, बनाने के तुरंत बाद सेवन कर लोगे, लेकिन चरक कहते नहीं, 1 साल उसको रखना है। ठीक है, इसके बाद में इस प्रकार जब पूरा 1 वर्ष बीत जाए, तब रसायन का प्रयोग
प्रातः मधु और घृत से करना चाहिए। इस रसायन की मात्रा अग्निबल के अनुसार दी जानी चाहिए। औषधि के पच जाने पर सायकाल रोगी को जो आहार साथ में हो उसे खाने के लिए दें। इस प्रकार ये लौह रसायन का प्रयोग बताया गया है। अब देखो लौह रसायन के प्रयोग से क्या हो रहा है, इसके सेवन करने से अभिघात आदि लगने से त्वचा आदि में विकृति नहीं आती, उसके शरीर में रोग होने तथा असमय में वृद्धावस्था आ जाने और अकाल मृत्यु से भय नहीं रहता है। वह हाथी के समान बलवान होता है और उसकी सभी इंद्रियां बलिष्ठ होती हैं। थोड़ा सा देखो, ना अभिघातेर न च आतंक जरया न च मृत्यु ना धीमान यशस्वी वाक सिद्धि श्रुतधारी महाधन है। अब देखो ये थोड़ी सी एक लाइन आ जाती है, ना अभिघातने न च आतंके जरया, ठीक है, न च आतंके रोग का भय नहीं रहता है, उसको जर जर मतलब बुढ़ापा नहीं आता है, न च मृत्यु ना उसको एक अकाल मृत्यु का जो है वो भी भय नहीं रहता है। तो ये लाइन पूछ लेते हैं किसके लिए कही गई है, और इसके अंदर एक नॉर्मल रसायन भी लिख देंगे आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, लोहादि रसायन की बात कही गई है। लास्ट में याद करेंगे, धीमान यशस्वी वाक सिद्ध श्रुतधारी महाधन है। यहाँ पे भी ऑप्शन में आपको ब्रह्म रसायन में मिलेगा, इसीलिए अपन ने वहां पे बात की थी धार्यत, याद किया था, धार्यते श्रुतम श्रुतम धार्यते, क्या लाइन आती है, ब्रह्म रसायन की बात करें तो श्रुतम धार्यते लाइन आती है। इसलिए हो सकता है यहाँ पे श्रुतधारी देख के आप क्या कर लोगे, ब्रह्म रसायन लगा दो। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो क्या है, देखो क्या क्या कह रहा है कि भाई इंद्रिया उसकी बलवान हो गई, और इसको जो सेवन करने वाला होता है, इस सेवन पुरुष बुद्धिमान यशस्वी वाक सिद्ध और श्रुतधारी, मतलब वही होता है कुछ सुनता है उसको याद कर लेता है, लेकिन जो संस्कृत टर्मिनोलॉजी है वो अपने को पता होना चाहिए। स्वर्ण और रजत आदि धातु की भी इसी प्रकार से अस्कृति के समान ही चूर्ण बनाना चाहिए, मतलब ये जो बताया ना ऐसे डुबो डुबो के ऐसे ही करना होता है। अगला इंपॉर्टेंट आता है इंद्र रसायन। अब देखो यहां पे आपको याद क्या करना है, एक होता है इंद्र रसायन और एक होता है इंद्रोक्त रसायन। इंद्र रसायन में तीन शब्द है, इंद्र तीन शब्द है ना, तो ये तीसरे पाद में है, लेकिन इंद्रोक्त में इंद्रोक्त बड़ा है तो वो चौथे पाद में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंद्रोक्त वाला फोर्थ पार्ट में, अगले में अपन पढ़ेंगे। यहां पे देखो कुछ बातें अपन पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी बातें वो अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है इंद्र रसायन। इसमें क्या क्या है, इंद्री से शुरू हो रहा है, इंद्री मत्स्य आखे को, ब्राह्मी वचा ब्रह्म सुवर चला, पीपली लवण हेम, इंपोर्टेंट है, शंख पुष्पी विष घृत, ठीक है, ये सारे हैं। एसाम त्रियवकान, इनको तीन यव की मात्रा में लेना, भागान हेम सर्पी विसर विना। देखो क्या कह रहा है, हेम को सर्पी को और विषेर विना, इनके बिना, कौन कौन, हेम को छोड़ दो, सर्पी को छोड़ दो और विष को छोड़ दो, इन तीनों आइटम को छोड़ दो, लास्ट वाले शंख पुष्पी हटाओ, हेम विष और घृत इनको छोड़ के बाकी जो भी आइटम है उनको आपको तीन यव की मात्रा में लेना है। अभी दोबारा बताएंगे आपको, कह रहा है दो यव तत्र हेम, जो हेम है ना उसको दो यव की मात्रा में लेना है, और तिल दद्यात तिल दद्यात विषस्य, और विष को जो है तिल मात्रा में लेना। अपन भी जानते हैं जो विष होता है उसको अपन थोड़ी ही मात्रा में लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो क्या कह रहा है कि भाई इंद्री है, मछेछी, ये सारी चीज हो गई, इनके अंदर सुवर्ण भस्म शंख पुष्पी शुद्ध विष गोघृत ये सारे हो गए। इसमें क्या करना आपको, सुवर्ण को घृत को और विष को छोड़कर सभी औषधियां तीन तीन जो की मात्रा में लेनी है, ठीक है। और सुवर्ण को दो जो की मात्रा में लेना, दो यव की मात्रा में किसको लोगे, सुवर्ण को लोगे, और विष को तीन समान मात्रा में, और घृत को सर्पी से पलम दद्यात, ठीक है, सर्पी को क्या करोगे एक पल की मात्रा में। अब यहां से तीन ही क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन बताइए, हेम या फिर सुवर्ण जो है वो कौन से में है, तो वो भाई इंद्र रसायन में है, पीछे भी आया है, कनक नाम से आया था, देखना किस में आया था, लेकिन इंद्र रसायन में कितना लिया जाएगा, दो यव की मात्रा में लिया जाएगा स्वर्ण, ठीक है। विष है ना, विष भी इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कहीं कहीं पे आता है कि भल्लात सॉरी वत्सनाभ की बात यहाँ पे की गई है विष के रूप में, लेकिन अभी विष लिखा है तो कोई नहीं, कभी कोई पूछे तो वत्सनाभ बता सकते हो। तो यहाँ पे विष की मात्रा कह रहे हैं तो तिल समान मात्रा में, घृत की बात करें तो एक पल की मात्रा में, ठीक है। लेकर सभी औषधियों को एक में मिश्रित कर सेवन करें, जब यह पच जाए तो पुराने चावल के भात से प्रभुत मात्रा में घृत और मधु मिलाकर आहार करें। तीन बातें याद करने की, इसमें घृत कितना लिया है, इसमें विष कितना लिया है, इसमें अपना स्वर्ण कितना लिया है, और एक बार देख लेना बचा हुआ जो कार्यक्रम है वो तीन यव की मात्रा में लिया गया है, ठीक है। इसको आप याद करोगे। अब ये पूछा जा सकता है, इसके अब क्वेश्चन कैसे भी बन जाएंगे भाई, क्वेश्चन इसके कैसे भी बन सकते हैं, ऐसे पूछ लेंगे बताइए इंद्र रसायन में के लिए कौन सी बात सही है, ठीक है। अब इसमें ये भी भाई शंख पुष्पी जो है इसमें कितनी ली गई है, अब इसकी जगह हो सकता है कि मंडूक पर्णी इसमें लिख दे, भाई मंडूक पर्णी जो है वो
3 ये ली गई है ना, ऐसे। या फिर लिख देंगे जो श्रेष्ठ मेद्य रसायन है, या फिर श्रेष्ठ मेद्य के लिए जो चीज लेते हैं वो 3 ये है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शंख पुष्पी जो है वो श्रेष्ठ मेद्य रसायनों में आता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ घुमा सकता है क्वेश्चंस को, लेकिन अपने को याद होनी चाहिए चीजें। इसके बाद में देखो आगे क्या कह रहा है। अभी अभी अपन जब आम्लक एस ब्रह्म रसायन पढ़ रहे थे, उसके अंदर पढ़ा था अपन ने जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलम, ऐसे कुछ करके अपन ने श्लोक पढ़ा। यहाँ पे आता है जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम। ठीक है, तो याद करना, इंद्र की स्मृति बहुत अच्छी है, इंद्र को अच्छा याद हो जाता था। इसीलिए क्या किया भाई, जो अश्विनों थे उन्होंने इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, क्योंकि इंद्र की स्मृति बहुत अच्छी थी। और इससे याद करना कि इंद्र रसायन में स्मृति मेधा करम परम आता है। जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम, लास्ट में एक साथ अपन लिख लेंगे। अगला आता है, एक और लाइन आती है, ये परम ओजस्कर होता है। कौन? जो इंद्र रसायन होता है वो परम ओजस्कर होता है, परम ओजस्कर होता है। ठीक है, जब परम ओजस्कर अपन पढ़ते हैं तो दो नाम और आते हैं, एक होता है परम अग्निवृद्धि और एक आता है परम उक्तो रसायन। ये दोनों के दोनों शब्द जो है वो च्वयनप्राश के लिए आते हैं। च्वयनप्राश के लिए क्या कहा गया है? परम अग्निवृद्धि और परम उक्तो रसायन। वहीं परम ओजस्कर कौन होता है? इंद्र रसायन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें, एक एक चीजें आप लिख लोगे रसायन के संदर्भ में, कौन कौन सी बातें अपने को याद रखनी। इसके बाद देखो कह रहा है कि न न एतत्पर सहत्य कृत्या न लक्ष्मीर न विष्णु रुके स्वित्रम स कुष्ठम जठराणी गुलमा प्लीहा पुराणो विष सजौर है। अब देखो कुछ चीजें हैं, ये जो इंद्र रसायन है और क्या क्या करता है। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। कह रहा है कि सिद्ध इंद्रोक्त रसायन ओज को बढ़ाने वाला होता है, तो क्या हो गया? परम ओजस्करम। समझ में आ गया? इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, इस रसायन का सेवन से कृत्या अभिचार कर्म मारण मोहन आदि का प्रयोग, अलक्ष्मी अशोभा विष का प्रभाव और किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदनाएं नहीं हो पाती है। इस रसायन के सेवन करने से सफेद कुष्ठ नहीं होता। तो ये किसका नाश करता है भाई? स्वित्र का भी नाश करता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कुष्ठ, उदर रोग, गुल्म, प्लीहा वृद्धि, जीर्ण, विषम ज्वर। ठीक है, ये विषम ज्वर है यहाँ पे, जीर्ण पुराणो विषम ज्वर। ठीक है, ये विषम ज्वर है, शायद कुछ मिस्टेक है, ये विषम है। ठीक है, ये विषम ज्वर हो गया। इसके बाद में मेधा, स्मरण शक्ति, ज्ञान को नष्ट करने वाले मूर्छा, अपस्मार, उन्माद आदि रोगों को, अत्यधिक रूप से बढ़े हुए वात रोग या दोषों को शांत करता है। तो ये भी कुछ चीजें अपने को देख लेना है कि और ये क्या क्या करता है ना। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा न अनंत पर सहत्य कृत्या न लक्ष्मी न विष न रुक। तो इस प्रकार की देखो, ये लक्ष्मी न रुक ऐसी करके बात आई है। एक बार अपन थोड़ा सा पीछे जाएंगे और अपन जाएंगे केवल आमलक वाले में। इसी प्रकार की यहाँ पे भी देखो, स्वयं च उपतिष्ठते श्री वेदा वाक् च रूपिणी, है ना। तो ऐसी सी लाइन यहाँ पे भी है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा। अगली बात करते हैं 4 प्रकार के मिद्य रसायन की। अभी बात कर रहे थे अपन, पहला आता है मंडूक पर्णी, दूसरा आता है यष्टि मधु जिसको अपन मुलेठी बोल देते हैं, तीसरा आता है गुड़ूची, ठीक है, अमृता होता है, और एक और आता है शंख पुष्पी। अब इसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि कौन सा मेद्य रसायन होते कितने? 4 होते हैं। श्रेष्ठ कौन सा होता है? मेद्या विशेषण से शंख पुष्पी। तो अपन आखिरी बात पहले ही कर लेते हैं कि श्रेष्ठ कौन होता है? शंख पुष्पी होता है ना। सबसे अच्छा मेद्य रसायन कौन सा होता है? शंख पुष्पी। अब कह रहे हैं कि भाई जो होते हैं बाकी उनका कौन सा पार्ट अपने को यूज करना है। जैसे आपसे कोई पूछे भाई मंडूक पर्णी का आप कौन सा पार्ट यूज करोगे, तो मंडूक पर्णी का सौरस इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कहेंगे भाई बताइए यष्टि मधु का क्या इस्तेमाल करोगे, तो यष्टि मधु का जो चूर्ण होता है, मुलेठी का जो चूर्ण होता है ना, उसको दूध के साथ अपने को लेना है, उससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी। तीसरी चीज कह रहा है गुड़ूची, गुड़ूची का भी आपको सौरस ही लेना है। क्या कह रहा है? रसो गुड़ूची। ठीक है, तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज कह रहा है शंख पुष्पी, जिसको श्रेष्ठ मध्य रसायन बोल दिया है। तो इसका क्या लेना है? कह रहा है स मूल पुष्प्या कलकह प्रयोज्य खलु। इसको क्या लेना है? इसके फूल और जड़ ले लेनी है, इसके फूल लेने और जड़ लेने हैं, और उनको उनका कल्क बना लेना है, उसकी एक पेस्ट बना लेनी है। अब उसको पूरा जो है एक साथ उसका प्रयोग करना है। ये किसके लिए? ये शंख पुष्पी के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप हिंदी में पढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे इनका प्रयोग करना है। अब देखो आगे अपन चलते हैं। अगला आता है पीपली रसायन। पीपली रसायन में 2-3 बातें आप याद रखोगे। सबसे पहले क्या कह रहा है भाई पीपली रसायन वाला? अब देखो एक क्वेश्चन और आते हैं आजकल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पीपली रसायन का सेवन कितने समय तक करना है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा पीपली रसायन का प्रयोग 6 महीने तक करते हैं। सही बात है क्या? नहीं, कहीं भी गलत है। कितने महीने तक करने? 1 वर्ष तक करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि पंच अष्टो सप्त 10 व पीपली मधु सर्प्या की 5 8 7 10 जितनी भी पीपली जो है वो आपको क्या लेनी है, और उनका जो चूर्ण बना लेना है। ठीक है,
किसके अनुसार? अग्निबल के अनुसार लेनी है पीपली। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी लेनी है, 5 ले लो, 7, 8, 10 जो भी है। अपन बोलते हैं ना 2-4 पीपली ले लो, वैसे इन्होंने बोल दिया 5 ले लो, 8 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, अपने अग्निबल के अनुसार। आपको लग रहा है कि मैं 5, मेरा अग्निबल कम है तो मैं 5 ले लूंगा, थोड़ा ठीक है तो मैं 7 ले लूंगा, 8 और अच्छा है तो मैं 10 ले लूंगा, ऐसे ही है ना, इसका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। कह रहा है कि इनको क्या करना है कि भाई मधु और घी के साथ इनका सेवन करना है। तो जहां भी आप अनुपान देखोगे मधु और घृत देखने को मिलेगा। जहां थोड़ा सा अलग है, जैसे कि अपन ने कहा भाई उष्ण जल की भी बात थोड़ी सी की थी, है ना, शुरू शुरू में अपन ने पढ़ा था हरित के आदि चूर्ण, उसमें उष्ण जल भी अपन ने पढ़ा था, वो भी थोड़ा सा याद कर लेना है। 3-3 पीपली का प्रयोग प्रातःकाल करना है, ठीक है, प्रातःकाल भोजन के पूर्व तथा भोजन के पश्चात कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रातः मतलब 3 पीपली प्रातःकाल, 3 पीपली भोजन के पूर्व मतलब भोजन करने से पहले, और 3 पीपली भोजन के पश्चात। तो ये एक लाइन ध्यान में रखनी है कि त्रिस्तु पूर्वाहने भुक्त्वा अग्रे भोजने से चय। अब देखो यहां पे कहीं भी पीपली का जिक्र नहीं है, ये लाइन दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये किसके सेवन की बात हो रही है, या फिर ये कौन से रसायन सेवन की बात हो रही है। और इसमें एक तो ऑप्शन आएगा पीपली रसायन, और एक ऑप्शन आ जाएगा पीपली वर्धमान रसायन। एक तो पीपली रसायन और एक पीपली वर्धमान रसायन। अब यहीं पे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। तो याद रखना है ये 3-3 वाला है ना, त्रिस्तु पूर्वाहने भुक्त्वा अग्रे भोजन से चय, मतलब खाने से पहले, भोजन के बाद में और सुबह सुबह, ये 3-3 पीपली का आपको 3 बार प्रयोग कर लेना। इसके बाद में क्या कह रहा है, किसके साथ और क्या करना है, पीपलीय किंसुक क्षार भाविता घृत भजिता। क्या क्या करना है, क्या करना है कि भाई रसायन गुण की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए उचित है कि प्लास किंसुक के क्षार जल में पीपली को भावित कर लेना है, और गोघृत में भूनने के पश्चात उसके चूर्ण को मधु और घी के साथ पूर्वोक्त मात्रा में सेवन करना है। ये बताइए ना 3 दिन। तो इनका क्या करना है आपको, ये इनको किंसुक क्षार से भावना देनी, भावित कर लिया, और घृत में, गोघृत में इसको भून लेना है। अब ये लाइन आ जाएगी किंसुक क्षार भाविता घृत भर्जिता, किसके लिए कहा गया है भाई, ये पीपली के लिए कहा गया है। त्रिस्तु पूर्वाहने भुक्त्वा अग्रे भोजन से, किसके लिए कहा गया है, पीपली के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मधु सर्पी के साथ सेवन करोगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है देखो, थोड़ी बहुत डिजीज पढ़ सकते हो पीपली रसायन किन में करना चाहिए, काश, क्षय, शोष, श्वास, हिक्का, गले के रोग, अर्श गृहिणी है ना, पांडु रोग, ये सारे इनमें जो आपको इसको प्रयोग करना है। अब देखो आगे अपन चलते हैं, इंपॉर्टेंट बात अपन पढ़ेंगे। पिछले में दूसरे पाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, भल्लातक क्षीर की बात अपन ने की थी, है ना, भल्लातक क्षीर की बात की थी। अपन ने कहा था भाई कितने दिन में उसका सेवन हो जाएगा, 55 दिन में सेवन अपना करेंगे उसमें, है ना। 1 से शुरू कर रहे थे, 30 तक जा रहे थे, फिर वापिस आ रहे थे, ऐसे करके अपने को 1000 भल्लातक का अपने को सेवन कर लेना था। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद में उसमें अपन ने कहा था भाई परिहार काल भी होता है, वो द्विगुण दिन तक दूध से आपको भोजन करना, मतलब उसके दुगुने दिनों तक आपको दूध से ही भोजन करना है, ये उसका परिहार काल हो। वैसी ही कुछ बातें अपन पीपली वर्धमान रसायन के लिए भी करते हैं। आज और सबसे पहले अपन बात करते हैं, पीपली की बात हो रही थी, प्लीहोदर की एकल औषधि। कुछ एकल औषधियां होती है, जैसे कोई एक डिजीज होगी उसकी एक सिंगल औषधि दे रहे हैं आप ये सेवन करो, तो पीपली जो है वो प्लीहोदर की एकल औषधि कौन होती है, पीपली होती है, ठीक है। चलो एकल औषधियों की बातें भी भाव प्रकाश बताते हैं कुछ, है ना, तो वो अपन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि प्लीहोदर की एकल औषधि कौन है, पीपली। अब पीपली वर्धमान रसायन समझने वाली बात है, देखेंगे भाई 10 दिन तक प्रतिदिन क्रम से 10 पीपली बढ़ाते हुए गोदुग्ध के साथ पीपली का सेवन करें, और पुनः 10 पीपली को क्रम से घटाते हुए 10 दिन तक सेवन करें। क्योंकि इसमें पीपली घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसको बोल दिया पीपली वर्धमान रसायन, ठीक है। तो बढ़ाने घटाने की बात आए वो पीपली वर्धमान की है, नॉर्मल त्रिस्त्र खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के साथ, ये बात आए तो पीपली रसायन की बात हो जाएगी। अब देखो जब पीपली पूर्ण रूप से पच जाए तो दूध और घृत के साथ प्रतिदिन 60 का चावल पकाकर खाना है। इस प्रकार 1000 पीपली का प्रयोग करना है। अच्छी बात है कि भल्लातक भी 1000 ही लेने थे और पीपली भी 1000 ही ले रहे हैं। इन पीपलियों का सेवन बलवान पुरुष को पीसकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यम पुरुष को इसका क्वाथ करके पीना चाहिए, और हीन बल वाले को इसका चूर्ण रूप से सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात बता दी, तो ये याद रखना, क क्वाचु कैसे याद करोगे, क कवाचु, कवाचु ऐसे करके याद कर सकते हो। सबसे पहले क्या हो गया भाई, कल्क बना लिया, पीसकर मतलब उसका कल्क बनाया, क्वाथ किया, उबाल के क्वाथ कर लिया और चूर्ण कर लिया। ये इसकी जठराग्नि के हिसाब से बताया गया है,
भाई कल की किया तो पूरा आप ही पचाओगे, क्वाथ में क्या किया, थोड़ा अग्नि का संयोग करवा दिया तो वो मतलब डाइजेस्ट होने थोड़ा आसान हो जाएगा। चूर्ण हो गया तो वो और ज्यादा जो हल्का हो जाता है तो वो और अच्छे से जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तो अपने को पूछा जाता है कि बताइए बलवान व्यक्ति को पीपली वर्धमान रसायन में पीपली का सेवन कैसे करना चाहिए, तो उसका कल्क बना के करना चाहिए, मध्यम वाले को क्वाथ करके और हीन वाले को चूर्ण के रूप में उसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखो दूसरी चीज पढ़ रहा हूं, इसमें क्या कर, दूसरा क्या कह रहा है कि ये तीन प्रकार से बतलाई गई सेवन विधियों को दोष रोग और इन दोनों का विचार, दोष और रोगों का विचार करके जो है करना चाहिए। कैसे कैसे करना वो छोड़िए, वो चिकित्सक के ऊपर है। लेकिन एक बात बता दी, अगला कह रहा है इनमें 10 पीपली से प्रारंभ करना श्रेष्ठ प्रयोग बताया है और 6 पीपली से प्रारंभ करना मध्यम प्रयोग है और दुर्बल पुरुषों के लिए 3 पीपली से प्रारंभ करना हीन प्रयोग बताया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए बलवान के लिए कितनी पीपली या फिर श्रेष्ठ प्रयोग कितना। दूसरा क्वेश्चन आएगा मध्यम के लिए कितना, या फिर कहेगा हीन प्रयोग कितना, या फिर दुर्बल के लिए कितनी पीपली। तो ये जो 10 का कार्यक्रम बताया ना, 10 से शुरू करना है, ये तो एक आइडियल कंडीशन है, बलवान की बात हो गई। लेकिन कह रहा है कि अगर आप बलवान की बात कर रहे हो तो 10 पीपली से शुरू करना है, अगर मध्यम की बात कर रहे हो तो 6 पीपली से, और हीन की बात कर रहे हो तो 3 पीपली से। ठीक है, तो आ जाओ देखो, अब क्या कह रहा है कि अगर आप बलवान के लिए 10 पीपली से शुरू करते हो और प्रतिदिन कितना बढ़ा रहे हो, 10 पीपली बढ़ा रहे हो, प्रतिदिन कितना बढ़ा रहे हो, 10 पीपली बढ़ा रहे हो। ठीक है, ठीक है, 10 पीपली बढ़ा रहे हो कितने दिन तक, 10 दिन तक। ठीक है, 10 दिन तक प्रतिदिन क्रम से 10 पीपली आप बढ़ाते जा रहे हो। अब आपने 10 दिन तक पीपली बढ़ाई, ये जो कार्यक्रम चलेगा फिर 10 दिन तक आप वापस आ गए, है ना, ऐसे करते चलोगे तो टोटल आपको जो है वो 19 दिन लगेंगे पूरी 1000 पीपली का सेवन करने के लिए। ये पूरा कार्यक्रम भी नीचे बताया गया है ना, कैसे कैसे करोगे, ये कोई मैटर नहीं है ना, 19 दिनों में समाप्त किया जाता है, ये कोई वो नहीं है कितने दिन हुए है ना, बढ़ते 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 बढ़ते, लेकिन टोटल 1000 के लिए आपको 19 दिन लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में मध्यम वाला क्योंकि 6 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो है वो उसको 25 दिन लग जाएंगे, है ना, गिनोगे तो। उसी प्रकार से जो हीन वाला वो 3 से शुरू कर रहा है तो उसको 36 दिन लग जाएंगे। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज है कि ये भी याद रखोगे कि बलवान वाले को कितना समय लगेगा, मध्यम वाले को कितना, और जो हीन वाला है उसको कितना समय आपको लगने वाला है। ठीक है, अगली चीज आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो कल्क लेना है, क्वाथ लेना है, चूर्ण लेना है। दूसरा अपन कहेंगे कितना समय मतलब पीपली कितनी शुरुआत करनी है, बलवान को 10 से, मध्यम को 6 से और हीन वाले को 3 से शुरू करना है ना, और कितना समय लगा, 19 दिन। 19 में 6 जोड़ोगे ना इधर वाले तो 25, तो दूसरा ऐड हो जाएगा, एक बचा कौन, वो 36 होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं, पीपली वर्धमान रसायन की कुछ बातें हैं जो अपने को पढ़नी चाहिए। देखिएगा पीपली वर्धमान रसायन में देखो क्या कह रहा है कि कर्म वृद्धिया दशा हानि दसे पीपली के दिनम, हाँ 10 पीपली के दिनम, है ना, ये एक बात हो गई, छोड़ो इसको। सहस्त्र कितनी पीपली सेवन करनी है, सहस्त्र मतलब 1000 करनी है। पिष्टता बलि भी, बलवान जो होगा पीस के करेगा मतलब कल्क बनाएगा। श्रिता मध्य बलिम, ठीक है, मध्य बल वाला नर होगा वो श्रित मतलब क्वाथ बना के पिएगा। चूर्णिक रीता ऋष्व बलि, ठीक है, तो चूर्ण का प्रयोग करेगा कौन, जिसका बल हीन हो, ठीक है, हीन बल वाला। 10 पीपली के श्रेष्ठों मध्यम सट प्रकृति है, जो बलवान होगा उसमें 10 पीपली श्रेष्ठ रहेंगी, मध्यम वाले के लिए 6, और जो एबल होगा उसके लिए 3, है ना, त्रिश्री त्रिप्रियंत है से कनियान से अबले, जो अबल होगा उसके लिए 3। क्या कह रहा है, ब्रिंगणम स्वरम आयुष्यम प्लीहो उदर विनाशनम वैसे स्थापनम मेद्यम पीपली नाम रसायनम। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात, ये क्या करता है, जो पीपली रसायन है यहां से क्वेश्चन आता है ये वाला कि वैसा स्थापनम मेद्य, पीपली रसायन कैसा होता है, वय का स्थापन करने वाला होता है और मेद्य होता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये दोनों की दोनों क्वालिटी आप हरितकी में भी देखोगे, तो ध्यान रखना है। अगर श्लोक की बात नहीं आ रही है, आपसे पूछ रहे हैं मेद्य और वय स्थापन करने वाला कौन है, तो ऐसी बातें हरितकी वाले में, अभी बहुत पीछे, अपन इतना पीछे नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसमें भी ये बातें लिखी हुई है। ठीक है, और ये बात पीपली रसायन के लिए भी, तो पूरा आ जाएगा, वैसे स्थापनम मेद्यम डेस रसायनम, किसके लिए बात हो रहा है, पीपली के लिए बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत होता है क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम गलत हो जाता है, याद रखना है। और क्या कह रहा है, क्या करने वाला होता है ये भाई, ब्रिंघण करने वाला होता है पीपली रसायन। स्वरियम स्वर मधुर बनाने वाला होता है स्वरों को, आयुष से आयु प्रदान करने वाला होता है, और प्लीहा उदर विनाशनम, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया कि पीपली को क्या बताया है, प्लीहोदर की एकल औषधि, बहुत अच्छी औषधि होती है पीपली प्लीहोदर के लिए। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है ना, ये सारी बात। 3 पीपली प्रयोग बतलाए गए, पीपली वर्धमान रसायन, ब्रिंगण स्वर भेदनाशक, ठीक है, और आयु हितकारी,
प्लीहा नाशक, उदर रोग नाशक, वह स्थापन और मेध्यकारी होता है। हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो जो लास्ट वाली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए अपन इसमें थोड़ा सा रुके, आपको भी इसको ढंग से याद करना है। इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं, त्रिफला रसायन की बात इसमें करेंगे। त्रिफला रसायन तीन चीज होती है, आम्ल की, हरित की और विभित की। तीन प्रकार से इनका प्रयोग करना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखो ढंग से याद करोगे। इसमें क्या कह रहा है कि जर्णा अंते अभयाम एका। एक तो ये होता है कि त्रिफला रसायन का सेवन करते हो तो तीन फल है, उनका अलग अलग क्वांटिटी में, मतलब किसी को 2, किसी को 4 और किसी को 1, इतनी मात्रा में सेवन करना है, और अलग अलग टाइम पे, दिन के अलग अलग समय में। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताइए भोजन से पहले किसका सेवन करेंगे, भोजन पच जाने के बाद किसका सेवन किया जाएगा, भोजन से पहले किसका सेवन किया जाएगा, भोजन के साथ किसका सेवन किया जाएगा, कितनी मात्रा में सेवन किया जाएगा, वो चीजें अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि जर्णा अंते अभयाम एका, कि भोजन के जरण हो जाने के बाद में, भोजन के पच जाने के बाद में, अभया मतलब हरितकी का सेवन करना, एका मतलब एक हरितकी का सेवन करना है। अगली बात कर रहा है प्राग भुक्ताद द्वे विविध के, और अगर क्या कर रहा है, भोजन खा लिया है उसके पहले, सॉरी भोजन खाने से पहले, प्राग मतलब पहले, भुक्ताद भोजन खाने से पहले 2 विभिदकी का सेवन करना है। अगला कह रहा है भुक्त्वा तु मधु सर्पिभ्याम चत्वारि आमलकानि, अगर खाना खा लिया है उसके बाद में आपको 4 आमलकी का सेवन करना है। ये तो बात होगी। अब आपको पहले तो संख्या याद करनी है इनकी, और इसके बाद में इनके काल भी याद करने। तो आप याद करना विहा, विहा, विवाह याद करना है, विहा, व्या याद करना, VAH याद रख लेना, VAH, वाह याद करना, VAH याद कर लेना। इससे क्या हो गया, सबसे पहले विभिद की, उसके बाद में आम्ल की, उसके बाद में हरित की, और याद करना 241, VAH 241। ठीक है, ये VAH का सीक्वेंस क्यों बनाया है, क्योंकि खाने से पहले, खाने के बाद, पच जाने, ये सीक्वेंस लाइन से हो गए ना। सबसे पहले तो खाने से पहले का टाइम होगा, फिर खाने के बाद का टाइम होगा, और ये हो जाएगा पच जाने के बाद। अब ये तो देखो एक साधारण सी बात हो गई, क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा। भोजन के पच जाने पर एक हरित की, ठीक है, हरित की खा लो या फिर हरित की का चूर्ण ले लो। भोजन के पहले 2 बहेड़े का चूर्ण, और भोजन करने के बाद 4 आंवले का चूर्ण, मधु और घी के साथ 1 वर्ष तक प्रयोग करना। कितने क्वेश्चन बन गए, कब कब और कितने का सेवन करना है, किसके साथ, मधु और सर्पी के साथ। आप देखते आ रहे हो कि अनुपान मधु सर्पी है, तो आप जनरली अगर याद नहीं है तो मधु सर्पी तुक्का मार सकते हो, तो सही हो सकता है। और कितने देर तक सेवन करना है, 1 वर्ष तक सेवन करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी अपन ने पीपली की भी बात की थी, पीपली रसायन में 1 वर्ष तक सेवन करते हैं, इसका भी सेवन जो है वो 1 वर्ष तक बताया गया। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि रात्रि का खाया हुआ अन्न जब पच जाए, अर्थात प्रातः काल हरितकी का सेवन करना है। अब देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना। अब पूछेंगे बताइए खाना खाने से पहले किसकी बात हुई है, विभिदकी की बात हुई है, लेकिन आपसे पूछेंगे प्रातः काल किसका सेवन करना है, प्रातः काल हरितकी का सेवन करना है। क्यों भाई, आपने रात का खाना खाया वो पचेगा, और पच जाने के बाद सेवन करना, तो पचेगा तो कब पचेगा, वो पच गया, अब सुबह पचेगा ना वो। अपन कहते भाई सुबह, अब वेट थोड़ी करेंगे खाना पचे, मैं बैठा हूँ फिर हरित की खाऊं, नहीं, अपन सो गए रात का खाना खा के, और खाने के साथ अपन कह सकते हैं आमल की अपन ने ले ली, ले सकते हैं खाना खाने पर, या फिर खाना खाने के जस्ट बाद में। अब सो गए अपन, अब सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे मतलब अपने पेट में खाना नहीं है, पच गया है खाना, डाइजेस्ट होने का मतलब ये हो गया है ना। अब अपन हरित किया, तो पूछेंगे प्रातः काल किसका सेवन करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। खाना खाने से पहले का मतलब है खाना खाने से जस्ट पहले, वो अपन विभिदकी की बात करते हैं। जैसे डायबिटीज की गोलियां लेते हैं ना अपन, डायबिटीज खाना खाने से 15 मिनट पहले ले लेना, है ना, उसी प्रकार से। तो ये जो है खाना खाने से, अगर प्रातः काल पूछे तो हरितकी का सेवन कब करना है, प्रातः काल करना है। भोजन के पूर्व, भोजन खाने से पहले 2 विभिदकी, और भोजन करने के बाद सायकाल, शाम को 4 आंवले के चूर्ण को मधु के साथ 1 वर्ष तक खाने से रसायन गुण करता है। अब ऐसा नहीं है कि खाना खाने से पहले विभिदकी खा ली और अब जस्ट खाना खाने आमली, ऐसे नहीं है भाई। खाना खाने के दोपहर को खाना खाया, उससे पहले आपने विभिदकी ले ली, अब शाम को जो इवनिंग वाला डिनर कर रहे हो आप जो भी, उसके जस्ट बाद आप जो है वो आमल की खा रहे हो, और सुबह उठते आप हरित की खा रहे हो। तो ये नियम होता है किसका, त्रिफला रसायन का नियम होता है। इससे करने से क्या होता है, त्रिफला रसायन का सेवन करने से मनुष्य रोग तथा वृद्धावस्था से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ये अपनी बात हो गई त्रिफला रसायन की। इसके बाद में देखो आगे अपन चलते हैं। आगे अपन जो बात करते हैं द्वितीय त्रिफला रसायन। अब थोड़ा बहुत पढ़ लें, द्वितीय की बात करें तो त्रिफला को पीस कर कल बनाकर नूतन लोह के पात्र में लेप लगाकर दिन रात में छोड़ देना है, इसकी हिंदी पढ़ लेनी है। अगला आता है तृतीय त्रिफला में 3 फल होंगे, कौन कौन से हैं, मुलेठी है, वंशलोचन और पीपली।
ठीक है, इनको मधुघृत मिश्री के साथ ले लिया। 1 वर्ष तक रसायन होता है ना, 1 वर्ष तक सेवन करना होता है। इसके बाद में अगला आ गया चतुर्थ त्रिफला। अब देखो ये पूछा गया है 1-2 बार कि बताइए कि स्वर्ण भस्म जो है वो कौन सी त्रिफला में है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। अब ये जनरली आप कभी एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो सुवर्ण भस्म जो है ना वो चतुर्थ त्रिफला रसायन में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखोगे ना तो कोई भी चतुर्थ वगैरह नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे भी त्रिफला रसायन लिखा है, यहाँ पे भी त्रिफला रसायन लिखा है ना, मतलब देखो यहाँ पे तो आचार्य ने कहीं भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं बताया है। इसलिए मैं कह रहा हूं एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी पूछ ले तो अपन कहेंगे भाई स्वर्ण भस्म यहाँ पे है। ठीक है, मीठा वत्स है ना, ये सब है। तो वो बस आपकी बुक आपने कितनी अच्छे से पढ़ी है, इसलिए जो है वो आपको नॉर्मल क्वेश्चंस कहीं बुक में मिल सकते हैं। इसके बाद में देखो एक इसकी फलश्रुति आती है, संवत्सर प्रयोगेण मेधा स्मृति बल प्रदा। अब ये फलश्रुति है त्रिफला रसायन की, है ना। अब मेरे हिसाब से तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके नहीं आएगा, लेकिन त्रिफला रसायन का आ जाएगा। तो कभी आ जाए ना भाई, संवत्सर प्रयोग करना है, 1 साल तक प्रयोग करना है, और मेधा स्मृति और बल प्रदा, है ना, ये देने वाला। तो किसके लिए कहा गया है, तो ये त्रिफला रसायन के लिए का, इतना आप जरूर याद करोगे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। इसके बाद में देखो ये भी विडंग पीपली भी होते हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। त्रिफला में जनरली देखो डिटेल में यही बता रखा है ना अपने को, हरित की, विविध की, आम्लकी की बात कर रखी है, अपन पढ़ते भी त्रिफला में यही है, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बाहर से नहीं आता है। इसके बाद में देखो अगला आता है शिलाजतु की बात, यहां पे आती है। शिलाजतु में देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है शिलाजतु। कह रहा है कि अन अम्लम च कसाय च कटु पाके शिलाजतु। सबसे पहले याद करना भाई शिलाजतु होता कैसा है भाई, इसका कटु पाक होता है। जो विपाक होता है ना शिलाजितों का, वो होता है कटु। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। शिलाजित इसे तम्ल कसेला, विपाक में कटु, न उष्ण होता है न शीत होता है। तो क्या कह रहा है, न त्व उष्ण शीतम, न ज्यादा उष्ण न शीत, सम शीतोष्ण होता है मतलब। ठीक है, ये एक बात हुई। इसके अलावा रस रत्न समुच्चय ने 2 प्रकार की शिलाजतु मानी है, एक कर्पूर गंधी, एक गोमूत्र गंधी। सुश्रुत ने 6 प्रकार की बताई है, चरक ने 4 प्रकार की बताई। चरक ने 4 बताई है, वो याद कर सकते हैं, सुर ताल ये से याद करेंगे। स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह, इन्हीं के बारे में अपन शिलाजतु में पढ़ेंगे और इसी से अपना काम हो जाएगा। तो आचार्य चरक ने कौन सी बताई है, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह बताई। अब देखो इनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये शिलाजतु की कुछ बातें जहां से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। कह रहा है शिलाजतु के भावना द्रव्य और मात्रा की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि वात पित्त कफ को दूर करने वाले औषधि वर्गों के क्वाथ से शिलाजतु को भावित करने पर क्रमशः वात पित्त कफ को दूर क्रम से वात पित्त कफ को दूर करने में अधिक गुण वाला हो जाता है। उक्त गणनाओं से भावना अलग अलग देनी चाहिए। जिस द्रव्य के क्वाथ से भावना देनी हो, उस द्रव्य की ईसत कर्म क्वाथ में शिलाजतु डालकर रस सोख लेने पर निकाल लिया जाए और पुनः उसे क्वाथ में छोड़ दिया जाए। कुछ नहीं है। क्वेश्चन आता है कि 7 दिन तक 7 बार भावना देनी चाहिए। अब देखो इसकी जो भावना देने का समय होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या कि शिलाजित जतु का प्रयोग करते समय आहार में दूध को ही प्रधानता रहनी चाहिए। तो जब भी आप शिलाजीत का सेवन करो तो दूध आपका जरूरी है, ठीक है, होना ही चाहिए। अब्जॉर्प्शन ठीक से होता है, ऐसा कह सकते हैं। शिलाजीत का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। एक तो उत्तम प्रयोग कर सकते हो, मध्यम प्रयोग कर सकते हो और अवर प्रयोग कर सकते हो, है ना। ये था कि लगातार अगर 7 सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग करोगे तो वो उत्तम है। अगर 3 सप्ताह तक प्रयोग करते हो तो वो मध्यम है, और अगर 1 सप्ताह तक लगातार प्रयोग करते हो तो वो अवर प्रयोग है। शिलाजतु की मात्रा, अब ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए शिलाजतु का उत्तम प्रयोग कौन सा है। तो 7 सप्ताह, ठीक है, 7 वीक्स। कितना है, 7 वीक। इसका जो सबसे उत्तम अगर कहेंगे तो इसका जो प्रयोग 7 सप्ताह, फिर त्रय, फिर एकस्य सप्तक है। देखिए 7 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह, ये हो गया उत्तम प्रयोग, मध्यम प्रयोग और अवर प्रयोग। दूसरा इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि शिलाजतु की मात्रा भी 3 प्रकार की होती है। एक पल की मात्रा होती है उत्तम, अर्ध पल की मात्रा होता है मध्यम, और एक कर्ष की मात्रा होती है अवर। अब क्योंकि श्लोक में देखो यही लिखा हुआ है, पलम अर्ध पलम कर्षो मात्रा, पल, अर्ध पल और कर्ष। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पलम अर्ध पलम कर्षो मात्रा किसकी मात्रा है। किसकी मात्रा भाई, शिलाजतु की मात्रा। तो अपन शुरू से बात करेंगे। 3 चीजें 2 बार में याद करनी है। कहीं भी ये तोला पोला नहीं पूछेंगे आपसे। एक पल में 4 तोला होता है, आप अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखें। आधे पल में 2 तोला है, समझ गए। एक कर्ष में 1 तोला है, समझ गए।
आप ये इसका रेफरेंस याद रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि शिला धातु की प्रवर मात्रा क्या है, तो एक पल है, मध्यम मात्रा आधा पल, अवर मात्रा एक कर्ष, तो पलम अर्धपलम कृशो मात्रा, यही लाइन आती है किसके लिए कही हुई है, पहली लाइन जो कि पूछी जाती है। ये पूछ सकते हैं प्रयोग है सप्त सप्ताह त्रयस्य एकस्य सप्तक है, 7 सप्ताह तक, 3 सप्ताह तक और 1 सप्ताह तक किसका प्रयोग किया जाता है, शिला धातु का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। तीसरी लाइन है जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़ करम परम, किसके लिए कहा गया है, शिला धातु के लिए। ये तीन बातें जो है वो शिला धातु के बारे में पूछी जाती हैं। 4 शिला धातु होती कौन कौन सी है, सुर ताल होती है, आचार्य चरक ने बताया। ठीक है, अब देखो जरा व्याधि प्रशमनम करके अपन ने अभी तक 3 चीजें पढ़ ली हैं। सबसे पहले अपन ने आम्लक अयस ब्रह्म रसायन अपन ने कहा, और इसके अंदर अपन ने कहा कि भाई जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। दूसरा आता है इंद्र रसायन की बात आती है, जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम। तीसरी लाइन आई शिला धातु रसायन की बात, जरा व्याधि प्रशमनम देह दाढ़े करम परम। मैंने सबसे पहले कहा कि शिला धातु कैसी होती है, कहां से मिलती है, पत्थरों से मिलती है, और पत्थरों से मिलती है तो कैसा होता है पत्थर, पत्थर दृढ़ होता है, तो दृढ़ करने वाला कौन, शिला धातु। दूसरा कहा इंद्र रसायन, स्मृति किसकी अच्छी थी, इंद्र की अच्छी थी, तो स्मृति मेधा करम परम किसके लिए आ गया, इंद्र रसायन के लिए। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, बुद्धि और इंद्रियों में बल किससे मिल रहा था, आम्लक अयस ब्रह्म रसायन से मिल रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, आम्लक अयस। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। तीनों चीजें अपन याद रखेंगे शिला धातु के लिए, एक ये वाली बात भी याद रखोगे। ठीक है, ये इनकी संस्कृत लाइन, 3 लाइन है, ये इधर हिंदी में लिखे हुए है ना, और ये संस्कृत की बातें हो। इसके बाद में शिला धातु अभी समाप्त नहीं हुआ, और कुछ बातें हैं शिला धातु की, वो अपन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई शिला धातु की उत्पत्ति कैसे हो रही है। क्या कह रहा है कि अब इसके बाद शिला धातु की विभिन्न जातियों का वर्णन अपन कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुवर्ण आदि गिरिज धातुएं सूर्य के ताप से संतप्त होकर लाक्सा के समान कोमल चिकनी मिट्टी के समान स्वच्छ मल का स्राव करती हैं, उस मल का नाम शिलाजित है। हेम आद्य सूर्य संतप्ता स्रवंती गिरी धातु है, किसके लिए कहा गया है, किसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कहा गया है, कहीं भी शिला धातु नाम नहीं है, इंपोर्टेंट हो जाता है। हेम आदि सूर्य संतप्ता स्रवंती गिरी धातु है, कि जो सुवर्ण आदि गिरी धातुएं हैं, ऐसी धातुएं जो पर्वतों से मिलती हैं, वो क्या हुए, उनपे सूर्य की रोशनी गिरी, सूर्य की हीट के कारण क्या हुई, वो पिघलने लग गई। जो लाख होता है ना, उस पे आप हीट डालोगे, या फिर देखो लाख की जो चूड़ियां बनाते हैं, तो वो एकदम टपकने लग जाता है, पिघलने लग जाता है, उसके समान जो है वो कोमल हो गया, वो उन्हें एक प्रकार से वो बाहर स्राव करने लग गए, है ना, पर्वतों से स्राव होने लग गया, उसी मल का नाम जो है वो क्या है भाई, शिला धातु। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आता है सबसे पहले स्वर्ण शिला धातु की गुण कर्मों की बात कर लेते हैं। एक एक बात आपको ध्यान में रखनी है। जपा पुष्प निभस्य, किसके समान होती है स्वर्ण शिला धातु, जपा पुष्प के समान होती है। और भी बहुत सारी बातें हैं। सुवर्ण शिला धातु रस में मधुर होती है, तिक्त होती है, वर्ण में जपा के समान, विपाक में कटु। ये सारी बातें अभी अपन नीचे टेबल से पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आती है रौप्य शिला धातु, बहिर्कंठ अभिष्ट उष्णा। रौप्य मतलब चांदी को बोलते हैं, रजत को बोलते हैं। रजत का जो वर्ण होता है, जो कलर होता है, वो कैसा होता है, श्वेत होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो कैसा होगा, ये दिखने में गुण कर्मों की बात करें तो ये मयूर के कंठ की कांति की तरह होगी। तो वही वही मतलब मयूर को बोलते हैं, मयूर कंठ अभिष्ट। और इसमें जो है क्या कह रहा है भाई, तिक्त उष्ण, ये कैसा होता है भाई, रस में तिक्त, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु। सॉरी, ये ताम्र की बात हो रही है, मैं गलत हो गया यहाँ पे। जो रजत वाली होती है ना, ये श्वेत हो गई, और ताम्र वाली कैसी होगी, मयूर के कंठ के समान हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है रस में तिक्त, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होगी। अब देखो, अभी मैं नीचे बता दूंगा, लेकिन डिफरेंस देखो कहां पे आता है। जो रजत शिला धातु होती है, जो रौप्य शिला धातु होती है, अभी अपन ने कहा था कि भी शिला धातु का विपाक जो है ना, वो कटु होता है। लेकिन जो रजत शिला धातु होती है, उसका विपाक जो है वो स्वादु, या फिर अपन कहेंगे मधुर होता है। अभी अपन ने कहा कि शिला धातु जो है वो ना तो शीत होती है, ना उष्ण होती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें, जनरली शीत होती है, लेकिन अगर कहेंगे जो ताम्र शिला धातु है, वो वीर्य में कैसी होती है, उष्ण होती है। अभी एक साथ जो है इनको पढ़ेंगे तो अपने समझ में आएगी। इसी के साथ जो है वो लोह शिला धातु की बात आती है। देखिए क्या कह रहा है, जो शिला धातु गुगलू के समान कांति वाला, मतलब ब्लैक कलर, गुगलू जो है थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का जो होगा, है ना, काले कलर का होगा, रस में लवण युक्त, ये सारी बातें हो गई। सभी शिला धातु में श्रेष्ठ लोहे का शिला धातु होता है। क्या आता है कि भाई सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा होता है,
तो अभी मैं आपको याद कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं ये टेबल के बारे में। इस टेबल में पूरी चारों शिला धातुओं के बारे में लिखा गया है, तो इसको अपन थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं भाई सुरताल। सुरताल, सुरताल से अपन ने याद किया, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सबसे पहले स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह, सारी शिला धातु है। अब एक संख्या याद करनी है 154535, 154535, ये टोटल 6 डिजिट हो गई और इन डिजिट के 2 भाग कर देने। ठीक है, तो 154535, 154535 ऐसे अपने को याद करना है। इसके बाद में सबसे पहले जो पहला रस होता है वो कौन सा होता है सॉरी, शुरू के 2 होते हैं उनको अलग कर लो, और आखिरी के 2 होते हैं इनको अलग करना है। शुरू के 2 होते हैं वो पहला पहला कौन होता है भाई, मधुर होता है, और 5वें नंबर पे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, तो तिक्त 5वें नंबर पे आता है, तिक्त। तो स्वर्ण शिला धातु की बात करेंगे तो वो मधुर तिक्त रस वाला होगा। तो पूछ लेंगे बताइए स्वर्ण शिला धातु का रस कौन सा है, तो अपन कहेंगे मधुर तिक्त है। दूसरा आ जाओ, दूसरा अब एक बचा तो एक सिंगल 4 होगा, तो देखो दूसरा रजत शिला धातु, तो इस पे 4 नंबर आ जाएगा, तो कटु। तीसरा आता है ताम्र शिला धातु, इस पे तिक्त, 5वां आ जाएगा ना। अगला आता है लोह शिला धातु, इसका हो जाएगा 3 और 5, तो तिक्त और लवण। लवण 3 नंबर पे है और 5 नंबर पे तिक्त। तो ये तो हो गया इनकी रसों की बात हो गई। तो 15, 45, 35 याद करोगे और इनको जो है बीच में से काट दोगे। अगला आता है वीर्य की बात करते हैं। वीर्य में बात करें तो सभी शिला धातु शीत होती है एक को छोड़िए, और वो कौन सी है, वो है ताम्र। क्या याद करोगे, ताऊ याद रख लेना, ताऊ। ताऊ याद करो तो ऊ से उष्ण याद रह जाएगा। ठीक है, ता से ताम्र, ऊ से उष्ण हो गए। विपाक की बात करें, सभी शिला धातु का विपाक क्या होता है, कटु होता है, एक को छोड़ के। कौन सी को छोड़ दोगे, आपने छोड़ दिया रजत को, राम याद कर लेना, रा से रजत और मैं से मधुर। कोई भी बुजुर्ग आदमी जाता है उसको बोलते ना राम राम ताऊ, तो राम, राम से याद करना। रजत होती है वो मधुर होती है विपाक में, और ताम्र जो होती है वो उष्ण होती है किसमें, वीर्य में। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी। बाकी सभी शिला धातु का विपाक क्या हो, कटु होता है। वीर्य में सभी जो है वो शीत होती है, एक उष्ण होता है। अब देखो इनका वर्ण मैंने मोटा मोटा आपको पढ़ा दिया था। सबसे पहले मैंने कहा भाई स्वर्ण शिला धातु की बात करी, अपन ने कहा जपा पुष्प निभम, जपा पुष्प के समान होता है, रक्ताभ हो गया है ना, जपा पुष्प याद कर सकते हो। रजत की बात करें तो श्वेत होता है। ताम्र की बात करें तो मोरकंठ के समान होता है, या फिर बहरी कंठाभम, है ना, बहनी, बहरी, बहिर किसको बोलते हैं, बहरी, बहरी जो है वो मोर को बोलते हैं, मयूर को बोलते हैं। इसके अलावा लोह शिला धातु गुगलू के समान काला होता है, गुगलू के समान काला होता है। इसके अलावा देखो अभी आगे बात आएगी, इधर ही अपन पढ़ लेते हैं। एक इसके 200 की बात और होती है। ठीक है, अब देखो अभी पढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि लोह शिला धातु रसायन श्रेष्ठ, रसायनार्थ कौन सी शिला धातु श्रेष्ठ होती है, शिला धातु जो है लोह शिला धातु सबसे श्रेष्ठ होती है। कहा गया है कि रसायन प्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशेषत्व। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे लोह नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे पश्चिमस्तु दिया गया। पश्चिम मतलब है, पश्चिम मतलब होता है बाद वाली। बाद वाली मतलब कौन सी है, सबसे पहले स्वर्ण, रजत, ताम्र, और सबसे लास्ट में कौन आता है, लोह आती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है पश्चिमस्तु श्रेष्ठ। अब कह देंगे ये लाइन किसके लिए कही गई है, कि रसायन प्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशेषते। अब ये उसमें कह देंगे भाई लोह शिला धातु के लिए कही गई है। हो सकता है आपको दूसरी 1-2 शिला धातु का बीच में डाल दे, स्वर्ण शिला धातु के लिए कही गई है ना। इसके अलावा एक रसायन के लिए लिख देंगे, है ना। तो रसायन प्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशेषते किसके लिए कहा गया है, कि रसायन के प्रयोग में जो लास्ट वाली जो होती है, जो कि लोह शिला धातु है, वो ही जो है वो क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। ये बात हो गई। अभी देखो थोड़ा सा अपन आगे करते हैं। कह रहे हैं कि भाई सुवर्ण शिला धातु देखो अलग अलग बात है। सुवर्ण आदि चारों धातुओं से उत्पन्न इनके मल स्वरूप शिलाजित क्रम से सुवर्ण शिलाजित वात पित्त में, रजत शिलाजित कफ पित्त में, ताम्र शिलाजित कफ में, और लोह शिलाजित वात पित्त कफ जन्य विकार में अधिक लाभकारी है। तो मैंने कहा भाई ये 200 वाली बात अपन यहीं पे कर लेते हैं कि ये जो शिला धातु है कौन से दोष में कौन सी ज्यादा काम करती है। ठीक है, तो देखो कैसे अपन याद करेंगे इसको। सुर ताल अपन ने याद कर लिया, सुवर्ण, रजत, ताम्र और लोह। और अपन याद करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, वात पित्त, फिर वात पित्त के बाद में क्या आएगा, पित्त को ले लेते हैं। ठीक है, वात पित्त के बाद में पित्त को ले लेते तो आ जाएगा पित्त कफ। तीसरा अपन कहेंगे ओनली कफ, तो वात पित्त आ गया, पित्त कफ भी आ गया, बचा ओनली कफ ले लो। तो यहाँ का लास्ट वाला यहाँ पे लिया, अगला यहाँ पे ले लिया। अब इसका लास्ट आगे कोई दोष है नहीं, तो ओनली कफ को ले लो। लास्ट में वात पित्त कफ सबको ले लो।
ठीक है, तो सबसे पहले जो स्वर्ण शिलाजितु वाली वात पित्त में, रजत वाली पित्त और कफ में, और ताम्र वाली ओनली कफ में, और ये जो लोह शिलाजितु वात पित्त कफ तीनों में जो है वो लाभकारी होती है। तो अपन ने कहा भाई लोह शिलाजितु श्रेष्ठ है, क्यों है भाई, तीनों में लाभकारी है। इसके बाद में जो है आगे अपन बात करते हैं शिलाजितु का सेवन करने में अपथ्य, यहाँ पे पथ्य लिखा हुआ है, इसको काट के अपथ्य कर लीजिएगा। तो यहाँ बात करते हैं भाई, आचार्य चरक ने कहा कि कुल्लथान परिवर्जित, आचार्य चरक कहते हैं कि शिलाजित का सेवन करते समय आपको कुल्लथ का सेवन नहीं करना है। वहीं सुश्रुत ने कुल्लथ के साथ कपोत भी ऐड कर दिया, तो के से कुल्लथ हो गया, के से कपोत। ठीक है, वाग्भट ने कहा भाई सुश्रुत ने एक के जोड़ा, मैं एक और ऐड करूंगा, तो वाग्भट ने कहा कि कुल्लथ का भी नहीं करना है, कपोत का भी नहीं करना, और काकमाची का भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए काकमाची का सेवन करना कौन से आचार्य ने मना किया है शिलाजित के सेवन में, तो वाग्भट ने, कपोत का सेवन सुश्रुत ने, और कुल्लथ का सेवन तीनों ने। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है ना, कपोत का भी दोनों ने किया है, मतलब ध्यान रख लेना है ना, कुल्लथ कपोत सुश्रुत, कुल्लथ कपोत काकमाची वाग्भट, ओनली कुल्लथ जो है वो आचार्य चरक ने बताया। शिलाजित को घोलने योग्य द्रव्य हो गए शिलाजित में दूध, है ना, मांस रस यूस जल, और ये सब जो है इसमें घोल सकते हैं। इसके बाद में आता है शिलाजित की महत्ता, शिलाजितों की महत्ता की बात करते हैं। लाइन आती है कि न सो अस्ति रोगो भूवि साध्य रूप शिला हवेम यम न जयत परस है। क्या कह रहा है कि भाई ये भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है जिन्हें उचित समय पर उचित योगों के साथ विधि पूर्वक शिलाजितु का प्रयोग करके बलात् नहीं नष्ट ना कर सके। तो ऐसा धरती पे कोई रोग नहीं है जिसको शिलाजितु से ठीक नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी रोगों को नष्ट कर सकता है। स्वस्थ मनुष्य यदि शिलाजीत का विधिपूर्वक सेवन करता है तो उसे उत्तम बल देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये रेफरेंस है, ये आचार्य चरक का रेफरेंस है। ठीक है, पूछ लेंगे किसके संदर्भ में लिखा है, यहाँ पे हो सकता है इसको हटा दे शिलाजित बोलने, पूछ लेंगे किसके लिखा गया, तो शिलाजितु के लिखा गया। वहां पे आपको भल्लातक का भी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आपने कहा भाई कफो नस्ति, ऐसा कोई कफज रोग नहीं है, विबंधो न च विबंधो, विबंध भी ऐसा कोई नहीं है जिसको भल्लातक ठीक ना कर सके। ऐसी बात अपन ने भल्लातक के लिए पढ़ी थी, यहाँ ये शिलाजित के लिए हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर ये भूवि जो है ना, भूवि की जगह अगर अयम आ जाए तो ये आचार्य सुश्रुत ने भी ऐसी लाइन बोली है, और अगर ये यम लिखा है इसकी जगह जतु आ जाए तो ऐसी लाइन वाग्भट ने बोली है। इतना डिटेल में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, लेकिन ये रेफरेंस पता होना चाहिए कि ये शिलाजित के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये अपनी जो तीसरा जो अपना पार्ट था, इंपॉर्टेंट है तीसरा पार्ट, कि अगर मैं चारों पार्ट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो तीसरा पाद ही है। चौथा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बातें हैं, पहला एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर पहला, मतलब पहला और तीसरा जो है बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला स्टार्ट हो रहा है उसमें बहुत सारी बातें हैं, है ना, और तीसरा जो है इसमें बहुत सारे रसायन है जिनके बारे में अपने को जानना चाहिए। वैसे तो इसमें 16 है, लेकिन वैसे अपने को पता होना चाहिए सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। भाई शिलाजितु इसके यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ अपन इंद्र रसायन यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, आम्लक गैस ब्रह्म रसायन इसमें अपन देख रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें अपन ने देखी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज अपन जो इसी की बात करेंगे, कल अपन जो है फोर्थ पार्ट इसका अपन पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए।